क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए थी या इसकी असल वजह कुछ और थी? या जेनजी आंदोलन ने भारतीय राजनीति को एक नया सबक दिया या फिर भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई? इन तमाम सवाल जो हमारे मस्तिष्क में गुज रहे हैं, इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा काम आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं रोशन भारतेंदु। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया यह प्रोटेस्ट। समूचे भारत के युवाओं ने एक मंत्री के रेजिग्नेशन के लिए पुलिस की लाठियां खाई, टीयर गैस के गोलों से अपने आंख को झुलसाया और पैलेट गन के प्रहार को सहा। तब जाकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जवाबदेही तय करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। जहां एक तरफ पूरे देश में देश को धर्म और जाति में बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, सत्ते हथियाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ समूचे भारत के युवा ने दिखा दिया धर्म और जाति से ऊपर होता है देश। जिसे लोग समझ रहे थे कि ये जेनजी, ये युवा सोशल मीडिया तक, इंस्टाग्राम के रील्स तक सीमित है, उसने दिखा दिया कि वो भारतीय राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं और अपनी जवाबदेही और अपने कर्तव्य निष्ठा को भी समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जेनजी प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही, तो आपको मालूम है इसका जवाब? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि इस जेनजी मूवमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही। इसकी कई सारी अचीवमेंट रही, जिसमें से नंबर 1 अचीवमेंट, देश फिर से सवाल करना सीख गया। जो पिछले 10-12 वर्षों में सत्ता से सवाल नहीं पूछा जा रहा था। इस प्रोटेस्ट की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि सत्ता की जो सबसे भरोसेमंद और तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे भारत के लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उस पर भरोसा न दिखाकर भारत के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पर आते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए
पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए और युवाओं का भरोसा जीतने का कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज के टाइम में किस हालात में चली गई है, उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। ये खुद इस बात को स्पष्ट सिस्टम करता है। इस प्रोटेस्ट की तीसरी बड़ी अचीवमेंट ये रही कि बिना युवाओं के हक की बात किए, बिना जेनजियो के भविष्य की चिंता किए, उनकी आवाज का बिना इस्तेमाल किए, ये सरकार किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं कर सकती है। ये जेनजी आंदोलन ने दिखा दिया और इस आंदोलन ने यह भी साबित कर दिया कि ये सारे अचीवमेंट लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। बल्कि युवाओं के अंदर जो आग थी वो जंतर मंतर पर दिखा। जो कल तक इस कॉकरोच पार्टी को और कॉकरोचों को हीट से मार देने की, कुचलने की बात कर रहे थे, उन तमाम के मंसूबों पर इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पानी फेर दिया और संवैधानिक तरीके से अपने हक को हासिल भी किया और दिखा भी दिया कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन को कैसे जारी रखा जाता है। यह आंदोलन सचमुच में पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया। गांधी की अनुपस्थिति में भी भारत का हर युवक गांधी के विचारों पर चलता है, क्योंकि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसात्मक युवाओं की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि इस आंदोलन की शुरुआत ही जनगण मन से शुरू हुआ। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम पे समाप्त होता था और ये एवरी डे की ये रूटीन थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जेनजी कितना संवैधानिक है। आपको बता दें कि इस जेनजी प्रोटेस्ट को विफल बनाने के लिए, असफल करने के लिए तथाकथित मीडिया, तथाकथित लोग इसे कभी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बताते थे, तो कभी चाइना के साथ, तो कभी विदेश फंडेड बताने लगे। गुंडे घुस गए कि बहुत से अमेरिकन वहां पे पहुंच गए हैं। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची कि एक खतरनाक गुंडों के साथ कई अमेरिकन वहां पे जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं और ये सब वहां पे करवा रहे हैं कि जंतर मंतर पे टोटल कब्जा कर लिया है इन गुंडों ने। मैंने ऑलरेडी बताया था 3 दिन पहले कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, इनको CJP के हर हरकत के बारे में एडवांस नोटिस थी। इसीलिए अमेरिकन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी में साफ तौर से 16 तारीख को लिख दिया था कि 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये होने वाला है। और आज सारे अमेरिकन वहां पे देखिए वीडियो दोस्तों, ये सारे वीडियो ये जंतर मंतर से आ रहे हैं और ये बिल्कुल दिखा रहे हैं ये गुंडे हैं और CJP मानने को तैयार नहीं है कि ये छात्र नहीं बल्कि गुंडे, बदमाश और बहुत ही हिंसक दंगाई हैं। ऐसा क्यों है कि जो फूड सप्लाई लोग कर रहे हैं वहां पे, जो डिलीवरी एजेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई ना कोई मिडिल ईस्ट से पैसा दे रहा है और कह रहे हैं कि ऑर्डर मिडिल ईस्ट से होती है, डिलीवरी जंतर मंतर पे होती है। हजारों के संख्या में ऑर्डर वहां पे किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें विफल रही। कुछ इस प्रोटेस्ट को तो दहशतगर्द का बी टीम कहा, तो किसी ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये प्रोटेस्ट पूरी तरह सफल रहा और ये प्रोटेस्ट केवल जंतर मंतर पर नहीं हुआ बल्कि पूरे देश में हुआ और पूरे देश के युवा ने इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेजर कंट्रोवर्सी है।
ये प्रोटेस्ट केवल जंतर मंतर पर ही नहीं हुआ, बल्कि समूचे भारत, जैसे बिहार की राजधानी पटना, मुंबई, कर्नाटक और कोलकाता, ये तमाम जगहों पर छात्रों का गुस्सा इस सिस्टम के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में दिखा। और हद तो तब हो गई कि इस प्रोटेस्ट को इन जेनजीओ ने मजे में ले लिया। मजा तो तब आया जब बिहार के युवाओं ने यहां तक पूछ दिया कि भाई साहब आपने कोई जुगाड़ ही नहीं किया है, कोई व्यवस्था ही नहीं किया, टीयर गैस वगैरह की व्यवस्था की कि नहीं की? भाई साहब टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का खंडा, पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। मतलब पूरी तरह सिस्टम के मजाक बना के इन युवाओं ने रख दिया। सिस्टम सोच में पड़ गया कि अब ये टीयर गैस से डरने वाले नहीं, अगर इन पे वाटर कैनन चलाओ तो पानी वाला डांस करने लगते हैं। टीयर गैस को मजे में एकदम करक वाला माल कहते हैं। एवरीबॉडी, आज मेरा ही गलती हो गया, आंसू गैस फेंका था पर कभी टेस्ट नहीं किए थे कैसा होता है, जाके खुद घुस गया धुआं में और बड़ी कड़क माल लगा। 0% इथेनॉल मिलाया गया है, एकदम ये स्किन भी लहर रहा है भाई। सरकार भी सकबका गई, सरकार भी घबरा गई कि आखिर इन जेनजीओ से निपटा कैसे जाए। तो इनके पास कोई भी उपाय नहीं है निपटने का, क्योंकि अभी ये मूवमेंट तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का जेनजी केवल धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक ही सीमित रहने वाले हैं, तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेनजी ने अब ठान लिया है कि पूरे सिस्टम को सैनिटाइज करना है, यानी पूरी जो व्यवस्था को बदलना है। और कैसे बदलना है इसके सुझाव भी जेनजी देने लगे हैं, और जेनजीओ ने एक नया सिलेबस भी अपडेट कर दिया है, यानी लॉन्च कर दिया है। अब उन सब की बारी आने वाली है जिसने देश में अपनी जवाबदेही अपने पद पर रहते हुए तय नहीं की है। उन सब की ये जेनजी के लिस्ट में उन सब की नाम आ चुकी है, और अब उन सब की बारी आने वाली है। एक एक करके सबकी बारी आएगी। ये जेनजीओ का अगला स्टेप होगा। इस आंदोलन में एक नई चीज क्या हुई? इस आंदोलन में अगर एक नई चीज की बात करें तो जो युवाओं का गुस्सा था, केवल युवाओं का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ नहीं था, ये तमाम उन लोगों के खिलाफ था जो देश को बांट रहे थे। आपको बता दें, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान कि गोदी मीडिया की जो हालत हुई, जो इन जेनजीओ ने उसकी हालत की, मीम्स बनाई और एक टेक तक उसे शूट नहीं करने दिया। यह दिखाता है कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की स्थिति क्या हो चुकी है। पूरी तरह से भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया मजाक बन चुकी है। अब इसे तो अपने पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये बेशर्म है। इन्हें किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को एक निगेटिव नैरेटिव में गढ़ना है और भारत को बांटने का दिन रात काम करना है। इनके पास और कोई काम नहीं है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री को मेन स्ट्रीम मीडिया पे भरोसा नहीं रहता।
उन्हें इंस्टाग्राम पर रात के 12 बजे आना पड़ता है। ये औकात हो गई है मेन स्ट्रीम मीडिया की। अब भी एक सवाल है, जो भारत में कुछ नफरत चिंटू लोग हैं जो अब भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा गलत है, और इस गलत के पीछे उनका तर्क क्या है। तर्क इनका यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने कार्यकाल में मुगलों के इतिहास को कम किया, मुगलों के इतिहास को कम किया। जो इतिहास 48 पन्नों में था उसे 6 पन्नों में समेटा, जो भारतीय राजाओं का इतिहास 6 पन्नों में था उसे 48 पन्नों का कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल इतिहास भारतीय राजाओं की गाथा गाई जाएगी या उन अत्याचारों की भी गाथा गाई जाएगी जो दलितों पर पिछले 3000 वर्षों से की गई? उसे कब सिलेबस में जोड़ा जाएगा? उस पर जो अत्याचार हुआ उसे कब सिलेबस में जोड़ोगे? लेकिन इस पर नफरत चिंटुओं का कोई जवाब नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं होगा। सिलेबस में उन राजाओं को भी जोड़ा गया जिसने कोई भी युद्ध जीता ही नहीं, और सिलेबस में उनको युद्ध जितवा दिए गए। उन वीरों को सिलेबस में जोड़ा गया जिन्हें माफी वीर कहा जाता है, लेकिन इन नफरत चिंटुओं को, इन तमाम लोगों पर गर्व महसूस होता है। विनायक दामोदर सावरकर फ्रीडम फाइटर। 4 जुलाई 1911 सावरकर को जेल। 30 अगस्त 1911 यानी 57 दिन बाद पहला माफीनामा लिखा। फिर 14 नवंबर 1911, 1914, 1917, 1918 और 1920 में 5 और माफीनामे। 6 जनवरी 1924 ब्रिटिश हुकूमत की शर्तों पर रिहाई। ब्रिटिश हुकूमत से 60 रुपए महीने की पेंशन लेकर रत्नागिरी में रहे। 1941 भागलपुर में नेताजी की INA की जगह ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए युवाओं को कहा। 1943 क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ जाते हुए बंगाल और सिंध प्रांत में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई और मूवमेंट का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो सावरकर फ्रीडम फाइटर कैसे? इन नफरत चिंटुओं का दूसरा तर्क है कि ये जो सिलेबस में एड ऑन किया गया, इसको लेकर विपक्ष की जो तथाकथित राजनीतिक लोग हैं इससे बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। इसलिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है और भारत के युवाओं को बहकाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, और फिर उनको सरकार के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट के लिए खड़ा किया जाता है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत के युवाओं को, भारत के जेनजियों पर टिप्पणी करने के लिए यही राजनीतिक दलों ने बोला था क्या कि आप उसे कॉकरोच बोलो? क्या भारत के युवाओं का कोई अस्तित्व नहीं है? लेकिन इस पर नफरत चिंटुओं का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप हमसे पूछे कि इस प्रोटेस्ट का असली वजह क्या था, असली कारण क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। इसका असली वजह था कि पूरे भारत के युवा इस सरकार के कार्यों से पूरी तरह से असंतुष्ट थी, विक्षुब्ध थी। ये तो एक मौका था, एक अवसर था, जिस अवसर में इस प्रोटेस्ट के द्वारा अपने गुस्सा को सरकार के सामने जाहिर किया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विदेशी फंडिंग या किसी भी प्रकार का राजनीतिक संगठन का कोई योगदान नहीं था। हां, इतना जरूर था कि प्रोटेस्ट को साथ राजनीतिक दलों ने जरूर दिया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं, क्योंकि इस जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर जितने बच्चे पहुंचे थे, जितने लोग पहुंचे थे, उनके खाने पीने का प्रबंध इंडिविजुअल लोग कहीं कहीं से ऑर्डर करके भेज देते थे ताकि उन लोगों को खाना मिले। लेकिन
होता क्या था? बच्चों के लिए खाना आता था और पुलिस उस खाने को छीन कर ले जाती थी, यानी रास्ते में ही डिलीवरी बॉय को रोककर वो खाना लूट लेती थी। लेकिन देश में एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फिर से पेपर लीक भविष्य में भारत में नहीं होगा क्या? इस प्रश्न का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। इस प्रश्न का जवाब हम तमाम दर्शक से लेना चाहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब क्या है। क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत में और फिर से कोई पेपर लीक नहीं होगा? अगर होगा तो अब इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसके ऊपर होगी? आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। अगर हमारी आवाज बुलंद होगी तो आप तमाम लोगों की आवाज बुलंद होगी। धन्यवाद।